हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। आज हम देखेंगे बैंकिंग व्यवस्था को। भारत में अगर देखें तो बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हमें यूरोपीय कंपनियों के आने के बाद ही दिखाई देती है। पूर्व काल में हमारे यहाँ बैंक जैसी अवधारणा नहीं थी। हमारे पूर्वज सोने या चांदी को इकट्ठा करके पोटली या घड़े में जमीन में गाड़ देते थे तथा बुरे समय में जब बुरा वक्त आता था तो उसको निकालकर बेचकर उससे धन अर्जित कर लेते थे। किंतु यूरोपीय कंपनियां जब भारत आईं तो उन्होंने समझा कि भारत में धन है मगर धन का सदुपयोग नहीं है, तो हम धन का सदुपयोग करने के लिए बैंकों की स्थापना करते हैं। बैंक दो कार्य करती हैं। एक कार्य यह है कि जो आपका धन है, एक्स्ट्रा धन है, उसको सुरक्षित रखती हैं बैंकों में, और दूसरा है कि जिसके पास धन नहीं है और वह नया रोजगार शुरू करना चाहता है उसके लिए क्या देती हैं? लोन। क्या देती हैं? लोन या करवाती हैं। तो यह दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। भारत में बैंकिंग की शुरुआत देखें तो सबसे पहली बैंक जो खुली वह थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सी बैंक थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो खुली 1770 में। फिर उसके बाद अगर देखें, अंग्रेजों ने प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक बैंक खोलने का कार्य किया। 3 प्रेसिडेंसियां उस समय थी। सबसे समृद्ध प्रेसिडेंसी थी बंगाल, दूसरी थी आपकी बॉम्बे, और तीसरी थी मद्रास। तो पहली थी आपकी बैंक ऑफ बंगाल जो खुली 1806 में, दूसरी थी बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और तीसरी थी बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। तो 3 बैंक अलग अलग समय पर खुलती हैं और तीनों बैंक कार्य करती हैं अलग अलग प्रेसिडेंसी में। किंतु जब पूरे देश को टेक ओवर करते हैं अंग्रेज, तो इन तीनों बैंकों का विलय किया जाता है और एक नई बैंक का निर्माण होता है जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तीनों बैंकों के विलय के बाद दिखाई देती है, जिसका देश की आजादी के बाद क्या किया जाता है? राष्ट्रीयकरण 1955 में, 1955 में राष्ट्रीयकरण किया जाता है और यह एक नए बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के रूप में सामने आती है, जो दुनिया की सर्वाधिक शाखाओं वाली ब्रांच है, शाखा वाली बैंक है। इसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं, लगभग 22,000 प्लस इसमें शाखाएं देखने को मिलती हैं। तो दुनिया की किसी भी बैंक की सबसे अधिकतम शाखाएं हैं। तो 3 बैंक हम देखते हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, 1806, 1840 और 1843। इसीलिए एसबीआई अपनी जब स्थापना दिवस मनाता है तो वो 1806 के हिसाब से मनाता है। उसके बाद अगर देखें तो भारतीयों द्वारा प्रबंधित मैनेजमेंट किया गया पहला बैंक जो था वह था अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा था? भारतीयों द्वारा प्रबंधित प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1891 में। उसके बाद लाला लाजपत राय ने एक बैंक का निर्माण किया, खोला, उसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक 1894। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया 1906 और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। यह बैंक भारत में शुरुआती क्रम में खोले गए। अगर हम देखें तो भारत का पहला बैंक तो आप बताएंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा, भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक तो आप बताएंगे अवध कॉमर्शियल बैंक। यदि यह कहे कि भारतीयों के पैसे से चलने वाला पहला बैंक, यानी कि पूरा पैसा जो भारतीयों का लगा था वह बैंक, तो आप बताएंगे पंजाब नेशनल बैंक 1894। भारत में पहला एटीएम जारी करने वाला बैंक तो आप बताएंगे एचएसबीसी। कौन सा बैंक? एचएसबीसी 1987 में। भारत में नेट बैंकिंग या ऑनलाइन सेवा देने वाला पहला बैंक तो आप बताएंगे आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा? आईसीआईसीआई बैंक। तो यह है भारत की बैंकिंग व्यवस्था। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है? यानी कि भारतीय बैंकों का निगमन, उनके नियम बनाना और उनकी दर को तय करने का कार्य आरबीआई करता है। तो अब हमें देखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगर देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई आरबीआई एक्ट 1934 से। आरबीआई
एक्ट 1934 के एक्ट से आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में। अगर देखें तो इसके प्रथम गवर्नर वह थे ऑसबोर्न स्मिथ। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आप बताएंगे शक्तिकांत दास। वर्तमान है शक्तिकांत दास और मुख्यालय है मुंबई में। बैंकों का बैंक या फादर ऑफ ऑल बैंक्स, सभी बैंकों का जनक या सभी बैंकों का पिता या बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी बात, ऐसा बैंक जिसमें आम आदमी का खाता नहीं होता है, जिसमें खाता नहीं खुलता है, तो वह है आरबीआई। कौन सा? आरबीआई। दूसरा, आरबीआई के कार्य क्या हैं? आरबीआई क्या क्या कार्य करता है? तो आरबीआई कार्य करता है नोट छापने का। आरबीआई क्या कार्य करता है? नोट छापने का। अगर हम भारत में देखें तो 1 से लेकर 2000 तक के नोट छापे जाते हैं, जिसमें 2 से लेकर 2000 तक के जो भी नोट आते हैं उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, किंतु 1 रुपए के नोट पर जो सिग्नेचर होते हैं वो वित्त सचिव, फाइनेंशियल सेक्रेटरी के होते हैं। तो यह बात याद रखिएगा कि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर, सिग्नेचर होते हैं, जबकि 2 से 2000 रुपए के मध्य जो भी नोट आते हैं उन पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो पहला कार्य होता है आरबीआई का नोट छापना। दूसरा है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? तो आरबीआई जिस दर पर बैंकों को पैसा देती है या जिस दर पर बैंक आरबीआई से कम समय के लिए पैसा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं रेपो रेट। अगला है सरकारी बैंकर है। ये क्या है? ये सरकारी बैंकर। सरकारी बैंकर मतलब सरकार का बैंकर है। अगला है बैंक दर। बैंक दर क्या होता है? तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई लंबे समय के लिए किसी बैंक को पैसे देता है। तो आरबीआई लंबे समय के लिए जिस दर पर किसी बैंक को पैसे देता है उसे बोलते हैं बैंक दर। अगला होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो यहां लिखा भी है, नगद आरक्षित अनुपात। यह क्या होता है कि जो भी धन किसी बैंक में जमा किया जाता है उसका कुछ हिस्सा बैंक अपने पास सुरक्षित रखते हैं। किस रूप में? पैसे के रूप में, जिस करेंसी में आपको दिया जाता है वो होता है सीआरआर। अगला होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, एसएलआर। यह क्या होता है कि जो धन जमा किया जाता है उसका कुछ हिस्सा प्रतिभूति यानी कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसके रूप में, सोने के रूप में, चांदी के रूप में या किसी विदेशी रजिस्टर्ड मुद्रा के रूप में बैंक खरीद कर अपने पास रखते हैं, उसे बोलते हैं एसएलआर। क्या बोलते हैं? एसएलआर। और मौद्रिक नीति, यह सभी मौद्रिक नीति के हिस्सा हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का काम ही होता है कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई कितनी होगी और कितनी नहीं होगी। वर्तमान में आरबीआई ने जो पॉलिसी लागू की है वह मॉनेटरी पॉलिसी के तहत महंगाई दर के लिए, जैसे हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं, इन्फ्लेशन, तो मुद्रास्फीति क्या होती है? महंगाई दर या इन्फ्लेशन, वो कितनी है? तो आप बताएंगे इन्फ्लेशन का जो रेट निश्चित किया है वह है 4 ± 2, 4 ± 2, यानी कि 4 + 2 हो गया तो 6% तक जा सकती है इन्फ्लेशन, महंगाई, और 4 - 2 हो गया तो 2% तक आ सकती है महंगाई। इसके मध्य ही भारत में महंगाई दर होनी चाहिए, यह तय करता है आरबीआई। अब देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? आरबीआई जब किसी बैंक को पैसे देता है कि लंबे समय के लिए तो वह दर क्या कहलाती है? बैंक रेट। वर्तमान में कितनी है? 5.15%। पूछा जाता है वर्तमान में बैंक रेट कितना है, तो 5.15%। अगला है रेपो रेट। रेपो रेट भी बैंक रेट जैसा ही है किंतु यह अल्प अवधि के लिए है। आरबीआई जब अन्य बैंक को अल्प अवधि के लिए ऋण देती है, आरबीआई किसको देती है ऋण? बैंकों को, ठीक है। और अल्प अवधि के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, 14 दिन के लिए, 28 दिन के लिए जो ऋण देती है, लोन देती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। वर्तमान में कितना है? 6.50%। यह अगर बढ़ा हुआ है तो एक कारण यह भी हो सकता है कि महंगाई को क्या करना है? कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंट्रोल। इसलिए क्या किया जाता है? रेपो रेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। अगला है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा। तो
तो उल्टा क्या होगा, जब बैंकों से आरबीआई पैसा लेता है, जब बैंकों से आरबीआई पैसा लेता है और जिस दर पर लेता है अल्प अवधि के लिए, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई पैसा लेता है अन्य बैंक से अल्प अवधि के लिए ऋण, और यह वर्तमान में कितना है? 3.35%। 3.35%। अगला है सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि वह राशि जिसे बैंक अपने पास सुरक्षित रखती है। बैंक की निश्चित राशि आरबीआई के पास जमा रहती है। किसके पास? आरबीआई के पास। मान लीजिए हम 100 रुपए जमा करने गए, तो उसमें से 4.5 रुपए सीआरआर के रूप में बैंक आरबीआई को हमारा पैसा जमा कर देती है। यह हमारी सुरक्षित राशि होती है। क्या होती है? सुरक्षित राशि। तो नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, बैंक की निश्चित राशि आरबीआई के पास जमा रहती है। तो सीआरआर वर्तमान में कितना है? 4.5%। दूसरा है एसएलआर, सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात क्या होता है? बैंक की वह संपत्ति जिसे वह सरकारी प्रतिभूति, सिक्योरिटीज खरीदने के लिए व्यय करती है, यानी कि जो हम पैसा जमा करते हैं उसका 4.5% वह आरबीआई के पास सुरक्षित रखती है। उसके अलावा कुछ धन वह सुरक्षित रखती है भारत सरकार की प्रतिभूति खरीदने में, डॉलर या यूरो खरीदने में, या सोना खरीदने में, जिसे बाद में बेचकर कुछ पैसे वापस, मतलब उसको बेचकर वापस पैसे लिए जा सकें, उसको बोलते हैं एसएलआर। वर्तमान में कितना है? 18%। ये जो फैक्ट हैं ये पूछे जाते हैं कि बैंक रेट कितना है? 5.15%। रेपो रेट कितना है? तो 6.50%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। सीआरआर कितना है? 4.5%। एसएलआर कितना है? 18%। डायरेक्ट फैक्ट है और पूछे जाते हैं। तो यह रहा आरबीआई से जुड़े प्रावधान। अब हम समझते हैं शेयर मार्केट को। आजकल शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है और अब जनमानस, आम जनमानस भी ट्रेडिंग कर रहा है, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है। तो शेयर मार्केट की शुरुआत हमारे यहाँ अंग्रेजों के समय से ही होती है। भारत का पहला शेयर मार्केट जो था, जो पहला स्टेशन था जिस पर हम शेयर मार्केट में क्या कर सकते थे? ट्रेडिंग कर सकते थे, वह था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, जो बना 1875 में, जो दुनिया का 5वां बड़ा प्लेटफॉर्म है शेयर मार्केट का। 5वां बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया का शेयर मार्केट में, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 4800 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। वर्तमान में 5000 प्लस, तो 4800 से ज्यादा कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड आपको दिखाई देती हैं। दूसरा जो भारत में शेयर मार्केट का प्लेटफॉर्म है वह है राष्ट्रीय शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। क्या है? एनएसई। कब बना? 1992 में, और इसमें 1600 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं? 1600 से अधिक कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड हैं। अब विश्व के शेयर बाजार देखते हैं। अक्सर पूछा जाता है विश्व का यह शेयर बाजार कहां है, तो सबसे पहला है नेस्डेक। अगर देखें नेस्डेक तो वह कहां है? अमेरिका में। दूसरा डी जोन्स या डॉ जोन्स, डॉ जोन्स कहां पर है? तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला है निक्की, निक्की है जापान, टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो। संघाई कॉम, संघाई कॉम कहां है? चीन में। अगला है एफटीएसई 100, एफटीएसई 100 कहां है? तो आप बताएंगे लंदन में। अगला है सिमेक्स, सिमेक्स है सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर में। आईबीएक्स कहां पर है? ब्राजील में। तो यह प्रमुख क्या है? शेयर बाजार। तो पहला है नेस्डेक अमेरिका, डॉ जोन्स न्यूयॉर्क, निक्की टोक्यो, संघाई कॉम चीन, एफटीएसई लंदन, सिमेक्स सिंगापुर और आईबीएक्स ब्राजील। यह प्रमुख क्या है? शेयर मार्केट दुनिया भर के। भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करना, निगमन करना, उस पर नजर रखने का कार्य करता है सेबी। क्या करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, मगर इसे संवैधानिक मान्यता, यानी कि जो अधिनियम से इसे मान्यता मिलती है, इंडिया एक्ट 1992 से मिलती है। तो जो सेबी है वो 1992 एक्ट से शक्ति प्राप्त करता है। इसका काम होता है शेयर मार्केट की निगरानी करना तथा निवेशकों के हितों का संरक्षण करना। निवेशकों का हित क्या हो? संरक्षित हो, इसके लिए सेबी की स्थापना की गई। वर्तमान में अगर देखें
तो सेबी के चेयरमैन कौन है? तो आप बताएंगे माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच इसकी इस समय चेयरमैन है। तो आज हमने देखा भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को तथा शेयर मार्केट। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।